हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट। साइंस में एक चैप्टर, बायोलॉजी में चैप्टर 5 है, यानी कि लास्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को पूरी तरीके से कर लिया है, वन शॉर्ट वीडियो में भी, टॉपिक वाइज में भी। और अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी नहीं चेकअप की है, अभी जो है कल पड़ी हुई है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं कि अगर आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपके उससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट। हम एक वीडियो में इसे वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा विद नोट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, सबसे पहले व्हाट इज इन्वायरमेंट, सबसे पहले डिफिनेशन बनती है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में सबसे पहले व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जो होता है ये सभी, देखिए मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा बताऊं इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए इन्वायरमेंट का मतलब एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उन सबको इन्वायरमेंट कहा जाता है। जो हमारे पृथ्वी पे सारी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उन सबको मिला के कहा जाता है इन्वायरमेंट। तो आप समझ गए हैं। जैसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना एटमॉस्फियर, हम लोग समझते हैं एटमॉस्फियर, हम लोग ये जानते हैं एटमॉस्फियर होता है, फिर लिथोस्फियर होता है। जो नहीं जानते हैं वो सुन लें, लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, तो ये हम जानते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल, लिथोस्फियर का मतलब जो होता है लैंड, जो जमीन और जमीन पे पाई जाने वाली सारी चीजें लिथोस्फियर में आती हैं। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी, तो पानी और पानी में पाई जाने वाली सारी चीजें जो है हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। तो एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है इन्वायरमेंट। अच्छा एक बात और, इस एटमॉस्फियर या हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर में क्या क्या पाया जाएगा? या तो वो लिविंग होगा, कोई चीज पाया जाएगा, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो हमारे पूरे सराउंडिंग में है, इसी को इन्वायरमेंट कहा जाता है। ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी बेटा, इसकी डिफिनेशन बनेगी द लिविंग एंड नॉन लिविंग। या फिर आप इस तरीके से आप यहां पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं द लिविंग, यानी कि जैसे मैन हो गया, फिर हॉर्स हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, एक्सेट्रा। फिर एंड नॉन, इसमें फंजाई, बैक्टीरिया सब कुछ डाल सकते हैं। एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट around us form environment। ये हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, उसी को इन्वायरमेंट कहा जाता है। यही इन्वायरमेंट बनाता है। तो आप इसे थोड़ी सी बड़ी डिफिनेशन, अगर एक नंबर में आए तो इस तरीके से लिखिएगा, 2 नंबर में आए तो उसे थोड़ा सा बड़ा करने के लिए लिखेंगे द लिविंग, ब्रैकेट में लिखेंगे लिविंग के बहुत सारे लिविंग आप जानते हैं ना, जिसमें लाइफ हो, उसके बाद लिख दीजिए नॉन लिविंग, जैसे आप वाटर लिख दीजिए, एयर लिख दीजिए, ठीक है, सॉइल लिख दीजिए, एक्सेट्रा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट अराउंड अस फॉर्म इन्वायरमेंट, यही सारे मिलकर बनाते हैं इन्वायरमेंट। आप जान चुके हैं इन्वायरमेंट में क्या क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में 2 चीजें पाई जाती है, एक लिविंग होती है, दूसरी नॉन लिविंग होती है। 2 के अलावा कोई तीसरा तो होगा नहीं, तो ये दोनों मिला के कहलाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए इन्वायरमेंट हम समझ चुके हैं, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। अब इन्वायरमेंट में जो वेस्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो वेस्ट होता है इन्वायरमेंट में वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब ऐसा वेस्ट होता है जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नॉन पॉइजनस चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि उसे सड़ा गला के खत्म कर दिया जाए और वो कोई भी पॉइजनस चीज ना बने, उसे कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब अगर वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, पहली बात तो इसमें दो चीजें होंगी, अगर ये सड़ गल के खत्म हो रहा है बहुत ज्यादा समय, जैसे 100 साल, 200 साल, 500 साल, तो वो कहलाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। या फिर अगर वो सड़ गल के जल्दी खत्म हो जा रहा है लेकिन वो कोई ना कोई पॉइजन बन जा रहा है, जो कि हमारे लिए, हमारे सॉइल के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे वाटर के लिए, हमारे एयर के लिए नुकसानदेह है, तो उसे कहा जाएगा, तभी भी उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा। वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, एक फिक्स टाइम में, मतलब ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, थोड़े दिन में खत्म हो जाए। और दूसरी बात, अगर वो खत्म हो रहा है तो वो कोई भी पॉइजन ना बनाए, तभी उसे कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल। तो 2 शर्तें हैं बेटा, अगर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो ही कहलाएगा बायोडिग्रेडेबल, वरना उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं बायोडिग्रेडेबल की डिफिनेशन। चलिए हम लोग समझते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है। तो ये एक ऐसा प्रकार का वेस्ट होता है जो कि विच कैन बी ब्रोकन, जो कि तोड़ा जाएगा। किसके द्वारा तोड़ा जाएगा? किस चीज में तोड़ा जाएगा? नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में। अभी जो मैंने बताया था ना कि नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में टूटना चाहिए, यानी कि डिकम्पोज होना चाहिए। विच कैन बी ब्रोकन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो उसे कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
तो ये ऐसा प्रकार का वेस्ट होगा जिसमें हम जो है किसी भी प्रोडक्ट को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में तोड़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपको ये याद रखना है, ये कहलाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डिफिनीशन ये हो जाएगी। पहले हम बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, हमें बताने की जरूरत है। देखिए, पेपर होता है, पेपर, उसके बाद आपके काउ डंग, या फिर आप ऐसे समझिए जितने भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल का मतलब बेटा नेचुरल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि खेत में यूज होने वाली जो केमिकल्स होते हैं उसे भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आप कहोगे, नहीं। जो नेचुरली प्रोडक्ट बन रहे हैं खेतों में, जैसे जो होता है पुआल हो गया, फिर जो होता है धान गेहूं या खाने वाली सारी चीजें, वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो वेस्ट ऐसे जो कि नेचुरल हो तो नेचुरल होते हैं वो सारे के सारे वेस्ट जो नेचुरली बन रहे हैं। जैसे आपका नेचुरल फाइबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर नहीं, सिंथेटिक फाइबर आएगा आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में। जो मैन मेड होती हैं उसमें मैक्सिमम चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगी, और बायोडिग्रेडेबल में नेचुरल चीजें तो सारी की सारी बायोडिग्रेडेबल, जैसे पत्ती हो गई, पेड़ की पत्तियां होती है लीव्स, ठीक है, पेड़ के जो लकड़ियां होती हैं वो सारी की सारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ दिन में सूख जाती हैं। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहा जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफिनीशन इस तरीके से लिखी जाएगी, इट इज दैट टाइप ऑफ वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की डिफिनीशन हो रही है। इट इज दैट टाइप ऑफ वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये एक जो होता है नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में नहीं टूटेगा और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बस इसी में आपको कैन नॉट लगा देना है, यही कैन की जगह कैन नॉट लगा देंगे, आपकी ये बन गई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डिफिनीशन। ये एक ऐसा प्रकार का वेस्ट होगा जो कि जो है नहीं तोड़ा जा सकता है नॉन पॉइजनस में, यानी कि वो पॉइजनस में टूटेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता नॉन पॉइजनस में। इसका मतलब वो पॉइजनस में टूटेगा और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कभी नहीं टूट सकता, ये ज्यादा से ज्यादा समय लेगा, मतलब 100 साल 200 साल। तो इसे कहा जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो। देखिए, डी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, इसका है डाइफिनाइल, इसका है ट्राइक्लोरोइथेन। फिर से एक बात सुनिए, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। ये लिख लीजिएगा। अच्छा, डीडीटी क्या होता है? डीडीटी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खेत में छिड़काव किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है डीडीटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे वेस्ट है यार, ये तो जो होता है पड़ता है और खत्म हो जाता है, हमें कभी नहीं जाता है, लेकिन ये हमारे फूड चेन को अफेक्ट करता है। अगर वो फूड के ऊपर पड़ा है तो हम खा रहे हैं तो हमें असर कर रहा है, वो कभी खत्म नहीं होता है। वो गेहूं के ऊपर पड़ता है, चावल के ऊपर पड़ता है, या फिर किसी भी चीज के ऊपर अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़काव किया जाता है तो गेहूं के चावल के साथ भी वो चीजें जो होता है गेहूं और चावल में वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड घुल जाता है। अब उसे हम खाते हैं तो हम इफेक्ट होते हैं, फिर हमें जो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा वो इफेक्ट होगा, मतलब पूरी फूड चेन इफेक्ट हो जाती है। तो डीडीटी हो गया। डीडीटी के बाद क्या और होता है? प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिक हो गए। अच्छा, एक चीज और, सिंथेटिक चीज, सिंथेटिक फाइबर आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, अगर कहेगा आपसे नेचुरल फाइबर बायोडिग्रेडेबल होगा, क्योंकि मैंने बताया कि नेचुरल चीजें सारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं। सिंथेटिक फाइबर कहेगा तो वो जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। उसके बाद जो है आपके जो होता है ग्लास भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव चीजें, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती हैं। ये टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल में बताया इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ चुके हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, अब हम लोग समझते हैं इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट भी हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। चलिए, इकोसिस्टम बताइए, इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? अच्छा, एक क्वेश्चन और जो होता है कि व्हाई सम प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाई सम प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ऐसा क्यों है? मैं बताऊं आपको ऐसा क्यों है। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल उसे जो चीज नेचुरल रहेगी उसे बैक्टीरिया या वायरसेस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीज नेचुरल रहेगी उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर ले जाएंगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि कोई चीज बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल कब होती है? जिस चीज को अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर ले जाते हैं उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जिस चीज को अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे पॉलिथीन को कहां ये डिकम्पोज कर पाते हैं? तो पॉलिथीन हमारे लिए, प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए जो है ये कहलाता है
नॉन बायोडिग्रेडेबल में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस चीज को डिकम्पोज करते हैं उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, और जिस चीज को डिकम्पोज नहीं करते हैं उसे कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो डिकम्पोज वो नेचुरल चीजों को कर लेते हैं बट मैन मेड चीजों को नहीं कर पाते हैं, मैन मेड चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो मैन मेड चीज इसलिए जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो आपको समझ में आया, कोई चीज बायोडिग्रेडेबल होती है, कोई चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो क्यों? क्योंकि जो होता है जिस चीज को डिकम्पोजर डिकम्पोज कर ले जाएंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर ले जाएंगे, वो कहलाती है बायोडिग्रेडेबल, और जिस चीज को नहीं कर पाते हैं उसे कहलाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल नेचुरल प्रोडक्ट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैन मेड प्रोडक्ट होता है। आप इस तरीके से लिख देंगे और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्यों कोई चीज बायोडिग्रेडेबल क्यों कोई चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, वो डिपेंड करता है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करेंगे वो जो है वो कहलाएगी बायोडिग्रेडेबल। अब हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इकोसिस्टम इज द यूनिट, इज द फंक्शनल यूनिट। किसका है? फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट है किस चीज का? अपने इन्वायरमेंट का। अपने इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो अपने इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अच्छा, इकोसिस्टम क्या कहलाता है? जैसे देखिए मैं आपको इकोसिस्टम थोड़ा सा समझाता हूं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे देखिए आपके इन्वायरमेंट से बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो पूछता है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर द टू टाइप्स, व्हाट आर द ये कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो दो कंपोनेंट होते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि कोई भी चीज होगी वो या तो बायोटिक होगी या एबायोटिक होगी, यानी कि लिविंग होगी, नॉन लिविंग होगी। लिविंग होगी उसे बायोटिक कहा जाएगा और नॉन लिविंग होगी उसे एबायोटिक कहा जाएगा। चलिए वो सब अभी बात की बातें हैं, अभी हम समझते हैं कि फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम को कहा जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जैसे मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं ह्यूमन हूं ना, ह्यूमन जिन जिन चीजों का यूज करता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जिनके टच में रहता है, जिनसे उसकी लाइफ चल रही है, वो कहलाएगी उसकी इकोसिस्टम, उसका इकोसिस्टम। जैसे आप अभी नहीं समझे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया फिश का, तो फिश के लिए उसका इकोसिस्टम क्या है? फिश के लिए वाटर और वाटर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रहेंगे वाटर प्लस जो होता है एक्वेटिक एनिमल, वाटर प्लस एक्वेटिक एनिमल्स ना, ये इसके इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ये क्या जाने जो होता है कि लैंड नाम की कोई चीज होती है ना, ये क्या जाने जो होता है एयर नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि इसके लिए इकोसिस्टम, इसका घर जो है ये वाटर ही है, वाटर प्लस एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये इसका इकोसिस्टम हो गया। फिर इस तरीके से हमारा इकोसिस्टम जो है वो सब कुछ है, हम सब चीजों का यूज करते हैं। जैसे हम लैंड पे रहते हैं, वाटर का भी यूज करते हैं, तो हमारे लिए सारा इकोसिस्टम जो होता है हो गया। इसी तरीके से अगर कोई एयर में रहने वाली चीज है तो वो उसके लिए इकोसिस्टम सिर्फ एयर है, वो अर्थ और उसे वाटर से कोई मतलब नहीं है। तो इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। तो अच्छा, एक चीज का इकोसिस्टम दूसरे चीज के इकोसिस्टम से जुड़ा रहता है, और इकोसिस्टम जो है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें पाई जाती हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें पाई जाती हैं, नॉन लिविंग भी पाई जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अच्छा, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? जैसे देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको समझ में आता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी में रहने वाली चीजें। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा? वाटर आएगा, वाटर में भी जो फिशेस होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे जो चीजें रहेंगी वो आएंगे एक्वेटिक। अच्छा, इसमें कहीं कहीं एक्वेरियम बनाते हैं हम लोग ना, जो होता है, तो वो सब जो होता है वो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। और जितने भी चीजें जैसे फिशेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगे। और फिर स्नैक्स हो गए ना, पानी में रहने वाले जो होता है, तो वो सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगे। उस तरीके से होता है टेरेस्ट्रियल जो होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है, लैंड पे रहने वाली चीजें जो होता है वो कहलाएंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। उस तरीके से होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल का मतलब वो सारी चीजें जो नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं, वो इकोसिस्टम, जैसे प्लांट हो गया, ह्यूमंस हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, वो सब के सब, वाटर हो गया, ये सब चीजें जो होता है, लैंड हो गया, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम होगा। उस तरीके से होता है मैन मेड इकोसिस्टम। ये पूछा जा सकता है आपसे, मैन मेड इकोसिस्टम भी होता है क्या बेटा? हाँ, जरूर होता है। जैसे देखिए हम लोग जो होता है एग्रीकल्चर चीजें करते हैं ना, हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो वो इकोसिस्टम हम ही तैयार कर रहे हैं ना। तो एग्रीकल्चर जो चीजें होती है, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक मैन मेड इकोसिस्टम है, आदमी के द्वारा। गार्डन हो गया, ठीक है, अब जो गार्डन होता है वो खुद के द्वारा लगाया जाता है, जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो गार्डन होता है वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। तो अगर आपको ये सब आए तो आप इसे लिख सकते हैं। यह आपके इकोसिस्टम के बारे में इतनी बातें थी।
अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट में दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट अपने एनवायरनमेंट का उसे कहा जाता है जिसमें लिविंग हो, जिसमें लाइफ हो, ठीक है, उसे, और जिसमें जो होता है जो नॉन लिविंग होता है उसे कहा जाता है ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट है द कंपोनेंट या फिर द पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम व्हिच कंटेन लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, द पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम व्हिच डू नॉट हैव लाइफ इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के आपको एग्जांपल जो होता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, कैट हो गए, डॉग हो गए, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, एलिफेंट्स हो गए, ये सब बायोटिक, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब बायोटिक कंपोनेंट हो गया। ए बायोटिक कंपोनेंट में जो जिनमें जान नहीं होता, जैसे जो होता है वुड हो गई, लकड़ी, प्लांट एक बायोटिक कंपोनेंट है, वुड जो है वो एक नॉन बायोटिक कंपोनेंट है, ये डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स हो गए, लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब नॉन बायोटिक कंपोनेंट है या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया, बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, इसमें उसके बाद जो होता है अपने आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इनके बारे में हमें जानना है। चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, कैसे एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से जो होता है रिलेट करता है, किस तरीके से एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से रिलेट करता है वो जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है। प्रोड्यूसर, मुझे नहीं लगता इसमें आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। चलिए हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिसे कुछ नहीं आ रहा हो वो भी कम से कम सीख ले। मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं हर एक टॉपिक में थोड़ी बहुत बातें, अगर डिटेल में बताने वाली चीजें तो उसे डिटेल में, वरना थोड़ी बहुत बातें उससे जरूर बताओ। क्या पता यही पूछ ले, क्या पता पेपर में यही पूछ ले और मैंने ये नहीं बताया और आपको सच में ये नहीं पता था, तो ये दिक्कत कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो टॉप करते हैं, लगता है जो टॉपर होते हैं ना, कभी कभी उनको एकदम छोटी छोटी क्लास 2, 3, 4, 5 की चीजें नहीं आती हैं फिर भी, अब लेकिन वो चीजें अलग बात होती है। बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, कभी कभी मैं देखता हूं तो लगता है अरे यार ये तो मुझे नहीं आ रहा, इतनी इजी चीज थी। तो ये होता रहता है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहने का मतलब ये होता है। चलिए हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में जान लेते हैं, कंज्यूमर के बारे में जान लेते हैं। उसका कंज्यूमर में हमें 3 पार्ट पढ़ना है। एक होता है हर्बीवोरस, अब आपको लग रहा होगा मैं सब कुछ जो होता है इसमें जान रहा हूं, कोई बात नहीं। एक होता है फिर कार्निवोरस, और जो होता है थर्ड होता है ओमनीवोरस, और उसके बाद जो होता है अगला होता है कंपोजर। देखिए डिकम्पोजर से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, डिकम्पोजर से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिकम्पोजर लास्ट वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कैसे जुड़ा होता है। जैसे प्रोड्यूसर है, प्लांट है, उसका अपना एक इकोसिस्टम है ना, वो सन से सनलाइट ले रहा है, अपना खाना बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है, वाटर का यूज कर रहा है, तो उसका अपना एक अलग इकोसिस्टम है। उसके बाद जो कंज्यूमर है, जैसे हर्बीवोरस है, तो इसे खा रहा है, तो इसका इसके साथ रिलेशन है, तो इसका एक अलग इकोसिस्टम अपना। जैसे मान लीजिए डियर है, तो डियर जंगल में रह रहा है, उसके बाद ये पेड़ पौधों को खा रहा है, तो इसे इसके इकोसिस्टम में लायन नहीं आने वाले हैं ना, क्योंकि इसे कभी लायन से मतलब नहीं है। हाँ, लायन को इससे मतलब है, तो लायन का इकोसिस्टम ये बनेगा। और फिर ओमनीवोरस जो होते हैं, इन्हें ये भी खाना है और ये भी खाना है, तो कुल मिला के इनका इकोसिस्टम ये बनने वाला है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम इसी तरीके से चलता है। एक इकोसिस्टम मतलब एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम दूसरे ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम पे कहीं ना कहीं वो रिलेट करता रहता है। यही इकोसिस्टम का नियम होता है। मेरा इकोसिस्टम किसी और के इकोसिस्टम से रिलेट करेगा, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहा हूं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसी को फूड चेन बाद में बनाया जाएगा, और ढेर सारे फूड चेन्स को मिला के फूड वेब बनाया जाता है। कहीं ना कहीं सब कोई जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए तो घबराते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म गायब हो गया तो वो पृथ्वी के लिए हानिकारक होगा, वो हमारे पूरे फूड चेन को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही भी देखने को मिल सकती है। आपको ये बात नहीं पता होगी, बट किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो पृथ्वी से, अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो 2 से 3 साल के अंदर पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। आज तक ये लोग जान नहीं पाए हैं ऐसा क्यों है, लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट ने कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा होगा कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म कर दी जाए तो 2 से 3 साल के अंदर पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला है। तो अब कैसे क्यों है, बस इतना लोग जानते हैं कि ये इकोसिस्टम फूड चेन से हो रहा है, ये फूड चेन फूड वेब इकोसिस्टम से हो रहा है। एक चीज होगा, अगर एक चीज गया तो उसका इकोसिस्टम इतना प्रभाव करेगा कि पूरी जो होता है सबके इकोसिस्टम को वो प्रभावित कर जाएगा। और कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन सबके इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। तो प्रोड्यूसर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर में आता है प्लांट बेटा, उसके बाद ये आप जानते ही हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर। उसमें आता है प्लांट्स के बाद क्या आता है, एल्गा आता है, ALGAE एल्गा, ग्रीन एल्गा आता है, प्लांट्स आते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होती हैं, ये जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं।
उसके बाद कंज्यूमर आता है, जो कंज्यूम करते हैं फूड को, उसे कंज्यूमर कहा जाता है। हर्बीवोरस को कहा जाता है हर्बीवोरस और कार्निवोरस, इसे कहा जाता है प्लांट ईटर, इसे कहा जाता है प्लांट ईटर। जो प्लांट खाते हैं उसे कहा जाता है हर्बीवोरस। जैसे जो ऑर्गेनिज्म प्लांट खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, उसे कहा जाता है हर्बीवोरस। कार्निवोरस किसे कहा जाता है? जो मीट ईटर होते हैं बेटा, मीट ईटर जो मीट ईटर होते हैं उसे कहा जाता है ये जो होता है उसे कहा जाता है कार्निवोरस। और प्लांट ईटर और मीट ईटर जो दोनों होते हैं उसे कहा जाता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो प्लांट ईटर और मीट ईटर दोनों होते हैं उसे कहा जाता है ओमनिवोरस। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस ओमनिवोरस है, ठीक है। क्रो है, कौवा है, ओमनिवोरस है। एंट चींटी है, वो ओमनिवोरस है। स्पैरो गौरैया है, वो ओमनिवोरस है। तो ओमनिवोरस के आप एग्जांपल जितना मैं बताया हूं उतना लिख लीजिएगा, बाकी इनके एग्जांपल आपको भरपूर आते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डिकम्पोजर को। डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट है यार, डिकम्पोजर आपसे पूछा जाएगा। डिकम्पोजर 5 नंबर तक के क्वेश्चन में बन सकता है और 3 नंबर में 2 नंबर में बनने के चांसेस रहते हैं। डिकम्पोजर किसे कहा जाता है? डिकम्पोजर वो होता है जो प्रोडक्ट्स को, किसी भी चीज को डिकम्पोज करता है। अभी हम शुरू में पढ़ चुके हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसे कहा जाता है जो डिकम्पोज हो जाए। तो डिकम्पोजर किसे कहा जाता है? जो प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज करता है उसे डिकम्पोजर कहा जाता है। जो डिकम्पोज कर दे, डिकम्पोज कर दे, जो डिकम्पोज कर दे उसे डिकम्पोजर कहा जाता है। जो किसी भी प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर दे, सड़ा के गला के खत्म कर दे, उसे डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, डिकम्पोजर के बारे में अगर आएगा तो डिफिनीशन तो आप लिख लेंगे, बट इसके बारे में अगर ये 5 नंबर तक आ रहा है तो मैं आपको 4-5 बातें बताने वाला हूं। वैसे तो 5 नंबर नहीं, 3 नंबर में पूछे जाने के चांस में रहेगा। तो अगर 3 नंबर में आ रहा है तो मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, आप उसमें से 3 नंबर कुछ भी लिख लीजिएगा, 3 पॉइंट कुछ भी लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 3 नंबर। चलिए, ये एक नेचुरल स्कैवेंजर, ये जो होता है इसे नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है? नेचुरल स्कैवेंजर। इसे नेचुरल स्कैवेंजर भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर। डिकम्पोजर इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर। नेचुरल स्कैवेंजर का मतलब वो जो होता है एक तरीके से नेचुरल का मतलब नेचुरल। स्कैवेंजर जानते हैं क्या होता है? स्कैवेंजर उन्हें कहा जाता है जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, मतलब सारी चीजों को, डेड पार्ट्स को खाते हैं, जो होता है ईट डेड पार्ट्स, जो डेड पार्ट्स को खाते हैं उसे स्कैवेंजर कहा जाता है। स्कैवेंजर उन्हें कहा जाता है जैसे ओमनिवोरस कार्निवोरस होता है उसी तरीके से स्कैवेंजर भी होता है। जो डेड पार्ट्स को खाते हैं उन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। डिकम्पोजर एक डेड स्कैवेंजर की तरह होते हैं। नेचुरल जो होता है नेचुरल स्कैवेंजर की तरह होते हैं, सॉरी वो एक नेचुरल स्कैवेंजर की तरह होते हैं, क्योंकि ये भी तो डेड पार्ट्स को खा के खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में जानते हैं कि ये हेल्प इन क्लीनिंग। अगर ये किसी चीज को खा के खत्म कर रहे हैं और कैसी चीज जो मर गई है तो उसे खा के खत्म कर रहे हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को ये कहीं ना कहीं क्लीन करने की मदद करते हैं। अगर वो ऐसे पड़ा रहता, अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, चाहे वो बायोटिक हो, चाहे वो एबायोटिक हो, चाहे वो मतलब उसमें जान हो ना हो, अगर वो मर गया है, वैसे जिसमें जान रहेगा वही मरेगा। तो बायोटिक चीजें जो मर गई हैं उन्हें जो होता है खा के खत्म कर देते हैं, वरना तो वो ऐसे पड़ी रहती। तो ये नेचुरल एक तरीके से स्कैवेंजर होते हैं। दूसरी बात, ये मदद करते हैं क्लीनिंग में, क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तीसरी बात, ये जो होता है हेल्प इन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग किसका? हेल्प इन रिसाइकलिंग जो होता है रिसाइकलिंग करने में मदद करते हैं। देखिए कैसे रिसाइकलिंग करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मान लीजिए ये है प्रोटीन या फिर कुछ भी हो, एक ह्यूमन बॉडी होती है वो प्रोटीन, मैक्सिममली प्रोटीन से बनी होती है। कोई भी बॉडी हो उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, आयंस होते हैं, यानी कि वो सबके सब चीजें पाई जाती हैं। अब अगर ये ऑर्गेनिज्म मर गया तो इसमें ये सारी चीजें पड़ी रहेंगी। अब ये डिकम्पोजर क्या करते हैं? इसे डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करके सॉइल में छोड़ देते हैं। अब ये सॉइल फिर से जो होता है इस सॉइल से प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और प्लांट फिर जो होता है, प्लांट को कोई एनिमल खा लेता है, और एनिमल फिर जो होता है मरता है, तो इसके प्रोटीन को फिर सॉइल में छोड़ दिया जाता है डिकम्पोजर के द्वारा फिर जो है ये प्लांट ले लेता है, प्लांट से एनिमल। तो कहने का मतलब है हेल्प इन साइक्लिंग जो होता है, हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। आपको सिर्फ इतना लिखना है, मैं आपको समझा दिया हूं अच्छे से, आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, बट आप जो होता है इसे पूरा समझ गए हैं और लिखना सिर्फ इतना ही है। चलिए उसके बाद जो होता है चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी चीज को। डिकम्पोजर जैसे जो होता है, आप इनकी जो डिफिनीशन थी वो आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, चीजों को डिकम्पोज करके सड़ा गला के खत्म कर देते हैं, ठीक है। और पांचवी बात जो होता है इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल आप डाल लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा?
जाएगा, बताओ एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, फंजाई में बहुत सारे फंजाई होते हैं, ठीक है, जैसे मशरूम, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। इतना बात आपके डिकम्पोजर के बारे में थी और डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ओजोन के बारे में, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, मैं इसके बाद ओजोन पढ़ा रहा हूं, ओजोन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल जो होता है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट या गार्बेज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक जो होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फूड चेन, फूड वेब और टॉपिक लेवल 10% एनर्जी लॉ, क्योंकि वो जो मैंने देखा कि वो जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसे एक वीडियो में बनाया जाए जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बस इसे बना दिया जाए और यहां से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो बच्चे इसे देख लें, बाकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसे मैंने एक वीडियो, और वो सब रिलेट भी कर रहे थे तो मैंने सोचा उसे एक वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर, सबसे पहले ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, ओजोन लेयर फॉर्म किस तरीके से होती है, अगर आपको ओजोन लेयर कह दिया जाए बनाना है तो कैसे बनेगा। ओजोन लेयर जो होती है, ये पहले आप जानिए कि जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसी एटमॉस्फेयर में ढेर सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो उसी में एक लेयर है ओजोन लेयर, जो आपके 15 किलोमीटर ऊपर से, यहीं से अगर आप 15 किलोमीटर ऊपर जाएंगे उसके बाद ओजोन लेयर चालू हो जाती है और 60 किलोमीटर तक चलती है, यानी कि करीब 45 किलोमीटर तक के रेंज में ओजोन लेयर पाई जाती है। 15 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 60 किलोमीटर तक चलती है, यानी कि 45 किलोमीटर के रेंज में ओजोन लेयर पाई जाती है। ये ओजोन लेयर के बारे में बात हो गई। अब फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ओजोन लेयर किस तरीके से फॉर्म होती है। ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये ऑक्सीजन एटम के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन गैस ले लेंगे और उसके बाद एक ऑक्सीजन एटम लेंगे, एक ऑक्सीजन गैस लेंगे, एक ऑक्सीजन एटम लेंगे, और जो है ऑक्सीजन होगा वो आइसोटोप्स होगा, वो आइसोटोप्स होगा, इसी को कहा जाएगा, और ये बन जाएगा अब O3, ये बन जाएगा O3, ये कहलाएगी ओजोन, ये कहलाएगा ओजोन एटम या ओजोन मॉलिक्यूल, ये ओजोन मॉलिक्यूल कहलाने वाला है। अब ओजोन मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये ओजोन गैस और ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन गैस कौन सी रहेगी, नॉर्मल वाली गैस रहेगी, जो ऑक्सीजन गैस हम लोग इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन गैस रहेगी, और ये ऑक्सीजन एटम जो रहेगा वो आइसोटोप्स रहेगा। आइसोटोप्स किसे कहा जाता है? आइसोटोप्स उसे कहा जाता है जिसका, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना H1, H2, H3, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट जो हम नेचुरल वाटर के लिए यूज करते हैं वो H1 होता है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाने के लिए जो है H2, H3 का यूज किया जाता है, इसे ड्यूटेरियम या ट्राइटियम कहा जाता है, इसे भारी जल भी कहा जाता है, इसका भारी जल बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। और उसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 ये नेचुरल ऑक्सीजन है, जो कि ये जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये 16 वाला जो है आपका यहाँ यूज होता है, लेकिन O17, O18 का यूज होता है ओजोन बनाने में। ये अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम ट्राइटियम कहते हैं, यहाँ पर O17 O18 के नाम से जाना जाता है, O17 O18 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम आइसोटोप्स वाला दोनों मिलकर बना लेते हैं O3 ओजोन लेयर बन जाती है, ओजोन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ढेर सारी हो जाती हैं तो ये जुड़ने लगती हैं ठंडे एरियाज में, जैसे बर्फीले एरियाज में जुड़ने लगती हैं, और ये जो है बनाने लगता है ओजोन हमेशा ठंडे एरिया में बनेगी। ओजोन का टूटना किस तरीके से होता है, चलिए वो जान लेते हैं। ओजोन टूटती कैसे है? ओजोन डिप्लेशन किस तरीके से होता है? डिस्ट्रॉय को डिप्लेशन भी देखने को मिल सकता है। ओजोन डिप्लेशन पूछेगा आपसे, तो डिप्लेशन का मतलब डिस्ट्रॉय, ओजोन डिस्ट्रॉय होती है, जैसे O3 है, ये टूटेगी तो फिर वही एकदम वही प्रोसेस, O2 और O2 जो है ये गैस रहेगी, G से दर्शाया जाएगा, O जो है ये जो है एटम रहेगा, ये एटम रहेगा, और ये आइसोटोप्स वाला रहेगा, वही आइसोटोप्स जो जुड़ा है वही तो फिर से पीछे आ जाएगा, तो एकदम उसे उल्टा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय। अच्छा, डिस्ट्रॉय कैसे होती है? तो CFC गैस की वजह से ओजोन का डिस्ट्रॉय होता है, ओजोन डिप्लेशन CFC गैस की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। CFC क्या होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC। इसमें क्लोरो होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर कार्बन, 3 चीजों का मिला के बनती है
है सीएफसी। सीएफसी एक गैस होती है जो कि कहां से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। रेफ्रिजरेटर आप जानते हैं ना, जिसे फ्रिज कहा जाता है। फिर एसी से, फ्रिज से जो होता है सीएफसी गैस निकलती है। सीएफसी गैस अपने ओजोन को तोड़ने का काम करती है, ओजोन के साथ जाके रिएक्शन कर लेती है और दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। ओजोन लेयर बहुत ही ज्यादा जब हीट पाती है तब टूटती है, बहुत ही ज्यादा हीट पाती है। दूसरी बात, जब बहुत ज्यादा हीट पाती है तब टूटती है। लेकिन ये नेचुरल, ये मैन मेड की वजह से नेचुरली, जैसे कभी थंडरिंग होती है ना तो उस समय ओजोन लेयर थोड़ी बहुत टूट जाती है, लेकिन वो कुछ मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, उससे ज्यादा नहीं प्रभाव पड़ता है, फिर वो जुड़ भी जाते हैं ना। लेकिन ये जो होता है जब सीएफसी से रिएक्शन कर लेगा तो वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और ये ऑक्सीजन जो है सीएफसी के साथ जाकर रिएक्शन कर गई है। अब इस तरीके से ये ओजोन को फिर से नहीं बनने देती, तो ये डिप्लीशन हो गया। और डिप्लीशन से अब हम लोग पढ़ लेते हैं ओजोन का जो डिप्लीशन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इफेक्ट ये होता है कि सबसे पहली बात, ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन का काम, वर्क क्या होता है, वर्क जान लेते हैं। वर्क ये होता है कि ये यूवी रेज जो सन से आती है, एक रेज होती है जैसे एक्सरे, यूवी रे, गामा रे, नॉर्मल रेज। तो नॉर्मल रेज हमारे बॉडी तक आती है, बाकी और सारी रेज जो यूवी रेज होती है, गामा रेज होती है, एक्सरे होती है, ये बड़ी ही हार्मफुल होती है। इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वेरी एनर्जेटिक होती है ये, ठीक है, वेरी एनर्जेटिक होती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। तो ये यूवी रेस क्या करती हैं, यूवी रेस को अपना, जैसे ये क्या है, ये अगर मान लो मैंने कहा ये ओजोन है, ये ओजोन ढेर सारी है, कई किलोमीटर तक है। अब कोई यूवी रेज आ रही है, तो यूवी रेज इस तरीके से आ रही है, तो ये जिस भी, ये मान लो इस वाले जो होता है मॉलिक्यूल से टकराई, तब ये रिफ्लेक्ट करके चली जाती है वापस इन्वायरमेंट में। यहां टकराई तो ये चली जाती है फिर अपने यूनिवर्स में, मतलब दूसरे ग्रह पे चली जाती है। कहने का मतलब ये है, ये दूसरे ग्रह पे चली जाती है, अपने अर्थ पे नहीं आ पाती है। अगर ये अर्थ पे आती तो क्या होता है, यूवी रेज रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, और आपके बुक में एब्जॉर्ब भी दिया गया है, तो एब्जॉर्ब तो नहीं कुछ करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करने का काम करती हैं, किसको, यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है ओजोन रिफ्लेक्ट द यूवी रेज। अच्छा, इफेक्ट क्या करेगा, अगर जो है ये अपने बॉडी पे पड़े, अगर ये अर्थ पे आने लगे तो ये बॉडी पे पड़ेगा तो स्किन कैंसर कर देगा। स्किन कैंसर कैसे होगा, क्योंकि जो यूवी रेज होती है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, जब आपके बॉडीज पे पड़ेंगी तो आपके सेल के डीएनए को म्यूटेट कर देंगी और वो जो है कैंसर बन जाएगा, तो स्किन कैंसर हो जाएगा। तो यूवी रेज आपके स्किन कैंसर करती है, और स्किन कैंसर से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, जिसके वजह से ओजोन, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ओजोन लेयर का ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन होगा। और इको फ्रेंडली चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, ठीक है। ये इतनी बातें हो गई ओजोन के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ओजोन 15 से 60 किलोमीटर, ये भी हम जान चुके हैं कि 15 से 60 किलोमीटर तक फैली होती है, मतलब 15 किलोमीटर ऊपर से चालू होती है और 60 किलोमीटर तक लगभग रहती है, यानी कि 45 किलोमीटर के रेंज में ओजोन फैली है। अच्छा, एक बात और है, हम लोग जान लेते हैं प्लैंकटन किसे कहा जाता है। ये 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है। प्लैंकटन क्या होता है, प्लैंकटन उसे कहा जाता है जो पानी में, कहां पर, वाटर सरफेस पे तैरती हुई जो चीजें होती है उसे कहा जाता है वाटर सरफेस पे जो चीजें तैरती हैं उन्हें कहा जाता है प्लैंकटन। ऐसा नहीं, जिसमें लाइफ हो, वाटर सरफेस पे जो लिविंग चीजें तैरती हैं उन्हें कहा जाता है प्लैंकटन। द लिविंग बॉडी विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लैंकटन। अच्छा, अगर वो लिविंग बॉडी प्लांट होगी तब उसे कहा जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। अगर वो लिविंग बॉडी जो अपने वाटर के सरफेस पे तैर रही है, अगर वो एनिमल होगी तो कहा जाएगा जू प्लैंक्टन। तो फाइटो मतलब प्लांट के लिए वर्ड यूज किया जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। किसे कहा जाता है, जो प्लांट बॉडी होगी अगर वाटर के सरफेस पे तैर रही है फाइटोप्लैंक्टन कहा जाएगा। अगर एनिमल बॉडी है, अगर वो जो है अपने सरफेस पे तैर रही है वाटर के, तो उसे कहा जाएगा जो होता है जू प्लैंक्टन। ये प्लैंक्टन के बारे में हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं गार्बेज और इसका मैनेजमेंट। गार्बेज किसे कहा जाता है, गार्बेज जो है हाउस होल्ड वेस्ट को कहा जाता है गार्बेज। बेटा, हाउस होल्ड वेस्ट को कहा जाता है गार्बेज हाउस होल्ड वेस्ट को कहा जाता है। इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, तो इसके मैनेजमेंट के कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग करते हैं रीसाइकल, रीयूज्ड। पहले रीयूज्ड कर लेते हैं, पहला रीयूज्ड। जैसे एक बार किसी चीज को यूज किया गया फिर उसी चीज का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग बोटल्स का यूज करते हैं। हम बोटल्स में पहले पेप्सी या फिर कोई भी चीजें लेंगे, उसके बाद उसे पिएंगे तो वो पेप्सी के लिए यूज हुआ था पहली बार। दूसरी बार उसी को फिर हम लोग किसी प्रोडक्ट को रखने में, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट को रखने में फिर से यूज कर लिया जाता है अपने घरों में, तो ये एक तरीके से रीयूज्ड हुआ। तो रीयूज से चीजों को जो है एक तरीके से मैनेजमेंट हो रहा, वरना ये कचरे की तरह फेंक दिया जाता। तो रीयूज कंपनियां भी तो ये करती हैं। कंपनियां जो आपसे बोतल जो होता है प्लास्टिक बोतल खरीद के क्या करती हैं, उनका जो होता है दो चीजें की जाती है। जो फ्रेश
फ्रेश बोतल है, जिन्हें लगता है वो टूटा फूटा नहीं है, मतलब उनमें कहीं छेद नहीं हुआ कुछ ऐसा, तो उन्हें फिर से साफ कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है उसे अच्छे से, उसे साफ करके रीयूज कर दिया जाता है। जिन्हें लगता है कि ये खराब हो चुका है उन्हें फिर से रिसाइकल करके बनाया जाता है। तो ये रिसाइकलिंग और रीयूज होती है। दूसरी बात हम लोग करते हैं रिसाइकल। रिसाइकल में क्या होता है, अब इस प्रोडक्ट को, मान लीजिए एक बोतल था, इस बोतल को क्या किया जाएगा, अगर ये कंपनी को लगेगा कि ये बोतल अब मेरे किसी काम की नहीं है, बोतल किसी काम की नहीं है, अब ये क्या करेगी, इस बोतल का क्या कर लेगी, इस बोतल को गला देगी, मतलब रीयूज करने के लिए नहीं है, वो रीयूज नहीं किया जा सकता। तब ये क्या करेगी, इसे गला के इसे बॉल्स में कन्वर्ट कर देगी। किस बॉल्स में करेगी, प्लास्टिक बॉल्स में, प्लास्टिक बॉल्स में कन्वर्ट कर देगी, प्लास्टिक बॉल में कन्वर्ट कर देगी। अब इस प्लास्टिक बॉल में 3-4 प्रकार के प्लास्टिक बॉल बनते हैं, एक प्रकार के नहीं, कम से कम 3-4 प्रकार के। जो सबसे अच्छा प्लास्टिक बॉल होगा उसका यूज फिर से कर लिया जाएगा, जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी वाला होगा उसका फिर से यूज कर लिया जाएगा अपने उसी बोतल में बनाने में, और दूसरे जो कैटेगरी वाला होगा उसे थोड़ा बेकार बोतल बनाने में कर लिया जाएगा। तीसरा जो कैटेगरी होगा फिर उसे पॉलिथीन बनाने में यूज कर लिया जाएगा। अब पॉलिथीन जो होती है वो सबसे खराब बॉल से बनती है। अच्छा, पॉलिथीन एक बार बन चुकी है तो उसका रीयूज्ड या रिसाइकल कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सबसे खराब बॉल से बनती है, इसीलिए प्लास्टिक का ये पॉलिथीन बैग आपसे कोई खरीदता नहीं है। दुकान आप देखते हैं ना, खरीदने आते हैं तो आपसे बॉटल्स खरीदते हैं, वो कहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स आप दे दीजिए अगर हो तो, और प्लास्टिक बॉटल्स में कुछ बॉटल खरीदते हैं, सब बॉटल नहीं खरीदते हैं, कुछ बॉटल खरीदते हैं, कुछ बॉटल नहीं खरीदते हैं। जो बॉटल उन्हें लगता है कि ये एकदम लास्ट बॉल से बनी थी, जो एकदम खराब बॉल से बनी थी, तो आप उसे फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो उन बॉटल्स को नहीं खरीदते हैं। और जिन बॉटल्स को लगता है कि इसे रिसाइकल किया जाएगा, अब ये बढ़िया बॉटल है, तो इन्हें फिर से ले लेते हैं और रिसाइकलिंग होती है। तो रिसाइकलिंग हो गया। उसके बाद जो है हम लोग तीसरा मेथड अपनाएंगे, एक रिसाइकल हो गया, तीसरा मेथड हम लोग अपनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट का प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, काऊ डंग है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है। अब इन सबको क्या करेंगे आप, इन सबको क्या करेंगे, एक तरीके से हमारे वेस्ट तो है। अब उसके बाद जो है इसी में आता है अपने फूड फूड आ गया, वेजिटेबल आ गया, तो ये फूड को मत रखते हैं, वेजिटेबल को ही रखते हैं। तो आपके वेजिटेबल्स जो होते हैं, वेजिटेबल के वेस्ट, आपके काऊ डंग के वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन सबको क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ये हमारे लिए वेस्ट होते हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कंपोस्ट को मैन्योर कहा जाता है बेटा, मैन्योर खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, इन्हें बायो प्लांट में डाल दिया जाता है, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाता है, वहां से हमें गैस भी मिल जाती है और ये वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मैन्योर में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो वेस्ट का ट्रीटमेंट इस तरीके से हो जाता है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट हो गया। इंसिनरेशन इसे कहा जाता है। जो तीसरा है उसे कहा जाता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी वेस्ट का मतलब जैसे हॉस्पिटल का वेस्ट हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज का केमिकल्स होता है, बेटा, इंडस्ट्रीज का केमिकल्स होता है। तो इनको क्या किया जाता है, जो हॉस्पिटल्स के वेस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज के केमिकल्स होते हैं, इनका क्या किया जाता है, हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, इन्हें 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस में इन्हें भट्टी में डाल के 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन का फ्लो देके इन्हें पूरा गर्म कर दिया जाता है। अब इनके जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं पूरी तरीके से और ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर में। किस चीज में, वाटर वेपर में। और क्या बनता है, और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस तरीके से हम लोग एक लार्ज जो होता है एरिया को, जैसे मान लीजिए अगर ये केमिकल छोड़ा जाता तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता, ठीक है। हॉस्पिटल्स के जो वेस्ट अगर कहीं डाले जाते हैं तो बहुत ज्यादा एरिया लेता। अब ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ऐश बन जाएगा। तो राख अब थोड़ी सी एरिया में कहीं भी डाल दी जाएगी तो कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को इंसिनरेशन के मदद से 1000 डिग्री सेल्सियस में उसे गर्म करके उसे डिकम्पोज कर दिया जाता है पूरी तरीके से। ये एक मैनेजमेंट हो जाता है वेस्ट का, ठीक है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। चौथा होता है लैंडफिल का यूज आप जानते हैं, लैंडफिल का यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा एरियाज में। लैंडफिल क्या होती है, लैंडफिल, अच्छा ये सब जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्बेज आप याद रखिएगा, इसमें जो मैंने बताया और डिकम्पोजर जो बताया, ये दो टॉपिक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लैंडफिल में क्या होता है, लैंडफिल में ये होता है
कि हम लोग किसी गड्ढे में, किसी जो होता है लो लेइंग एरियाज में हम लोग वेस्ट को लाएंगे, वेस्ट को लाके डालेंगे, उसका जब ये गड्ढा भर जाएगा उसका इसे मिट्टी से तोप देंगे। अब ये मिट्टी से तोप देंगे, इसे डिकम्पोज हो जाएगा, फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये कहलाता है लैंडफिल। इसका यूज आप लोग देखते ही हैं आजकल अर्बन एरियाज और टाउन्स के जो होता है, टाउन्स में, अर्बन एरियाज में ये किया जाता है कि वेस्ट को निकाला जाता है और किसी शहर के बाहर किसी एरिया में डंप किया जाता है, कुछ दिन तक डंप किया जाएगा, फिर से बाद में तोप दिया जाता है। किससे तोप दिया जाता है? मिट्टी से तोप दिया जाता है। ये लैंडफिल, यही लैंडफिल है। तो लैंडफिल आपको समझ में आ गया। अगला आता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, अच्छा ये छठवां हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग ना ये छठवां लिख रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब जो नाले का पानी होता है ना, जो अपना ये होता है, जो पानी आ रहा है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि टाउन्स एरिया से, उनका क्या किया जाता है? उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्हें रिवर में छोड़ने से पहले सबसे पहले इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में इन्हें जो होता है बैक्टीरियाज की मदद से हम लोग क्या करते हैं? इस पानी को जो है, इस पानी का जो मैन्योर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है उसे निकाल लिया जाता है। जैसे मैं बताऊं किस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए पानी है, ये सीवेज वाटर है, इस सीवेज वाटर को लाया जाता है एक बड़े बड़े कंटेनर में। अब बड़े बड़े कंटेनर में जब लाया जाता है तो सबसे पहले इन पानी पे बैक्टीरियाज का एक्शन कराया जाता है। इन पानी पे जब बैक्टीरिया एक्शन करती हैं तो जितने भी वेस्ट होते हैं जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब इस पानी को निकाल दिया जाता है। इस पानी को निकाल के फिर से इसे कंटेनर में जो है, इस कंटेनर में, दूसरे वाले कंटेनर में फिर डिकम्पोज करवाया जाता है। अब ये फिर से एक बार वेस्ट जितना भी बचा है सबका सब इस तरीके से फिर से सेटल डाउन हो जाता है। अब इस पानी को रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो बैक्टीरियाज की मदद से इस वेस्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। कहने का मतलब है वेस्ट सेपरेट कर लिया जाता है और फिर इस पानी को जो वाटर है इसे रिवर में डंप कर दिया जाता है, रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट होता है। इससे जो वेस्ट होता है वो सेपरेट हो चुका है और पानी को फिर रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, जिससे पानी, जो नदियों का पानी है वो थोड़ा कम गंदा होगा, वरना नदियों के पानी में जहरीली गैसेस चली जाती हैं और जहरीले पदार्थ चले जाते हैं। इतनी बातें थी आपके इस लेक्चर में। अगले वाले लेक्चर में हम लोग फूड चेन, फूड वेब, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें मैं ऐसी चीजों को बताने वाला हूं, इसलिए उस लेक्चर में मैंने कुछ भी नहीं टच किया। अभी जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी उन्हें मैंने टच नहीं किया, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें टच किया है, एक डिकम्पोजर, दूसरा जो होता है मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। ये दो टॉपिक आपके पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी जो है जितनी भी टॉपिक्स मैंने बताई उसमें पूछे जाने के कोई चांसेस नहीं है। बायोटिक एबायोटिक कभी कभी पूछा जाता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कभी कभी पूछा जाता है, बट डिकम्पोजर और ये जो लास्ट टॉपिक थी मैनेजमेंट, ये पूछी जा रही है, मैंने देखा कई बार पूछी गई है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को देखिएगा, बाकी अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो भी देखिएगा। जैसे आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की पूरी जो है करीब मैंने 20-25 क्वेश्चन करवाए हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर आप उन्हें कर लेंगे तो उनसे बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। इस चैप्टर का खत्म होने के बाद इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।